सतीश जी एंड पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू फरीदून, शुक्रिया। कागज के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत ही अद्भुत फिल्म बनाई है आप लोगों ने। सतीश जी, मैं पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा, 18 साल से ये प्रोजेक्ट आपके पास में है? जी 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 18 साल 2003 में मैंने इस आदमी के राइट्स लिए थे। असल में 2000 में मैंने पढ़ी थी, ये स्टोरी पढ़ी थी मैं, जब मुझे कुछ कहना फिल्म की शूटिंग कर रहा था, और 2003 में मैंने राइट्स लिए। राइट, बिकॉज 6 साल के बाद आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है ये बहुत ही मुख्तलिफ है फ्रॉम द फिल्म्स दैट यू हैव मेड इन द पास्ट। जी, तो क्या एक कॉन्शियस डिसीजन है कि आप एज अ क्रिएटिव पर्सन कुछ आप अलग किस्म का काम करना चाहते हैं? कह सकते हैं, देखिए क्या, हमेशा जो कलाकार जो होता है वो अपने आप को कुछ नया करने के लिए, मतलब होता है अपनी केचुली बदलने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है सब देना। ये सोचता है कि कुछ ना कुछ वो अलग करे, जो कि ताकि आप आज जो यंग जनरेशन है, जो आज लोग काम कर रहे हैं, और जिस तरह का सिनेमा आज तक आज का हो गया है, वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो उससे बिल्कुल अलग है, जो हम तब किया करते थे 80s 90s में, जब हम हमारी 80s में शुरुआत हुई और 90s में हमने बहुत काम किया, ठीक है ना। आज 2000 में काम करते रहे, तो अब कुछ नया करने के लिए, यस यू कैन से दैट, कि अपने आप को री इन्वेंट करने के लिए कुछ ऐसा करना था, कुछ ऐसा करना था जो कि नया हो, और जो कि ऐसा छाप छोड़े जिसकी हमारी कोई रिस्पेक्टेबिलिटी भी जो है ना, वो थोड़ी सी बने, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़े हुए, फिल्म इंस्टीट्यूट भी थोड़ा 6 महीने की ट्रेनिंग ली हुई है, इतना थिएटर किया है, इतना वर्ल्ड सिनेमा देखा है, उसके बाद हमने पिक्चरें बनाई हैं कमर्शियल, फ्रंट फुट कमर्शियल, मसाले से भरपूर, नाच गाना, लेकिन कोई तथ्य वाली पिक्चर, ये सब्जेक्ट इतने सालों से पढ़ा हुआ था, तो मुझे लगा शायद ये सब्जेक्ट जो है ना, मेरे को रिस्पेक्टेबिलिटी दे सकता है, मेरे को आज की जनरेशन के साथ लाके खड़ा कर सकता है, कि मैं आज भी जो है वो पिक्चर बना सकता हूँ, आज की पिक्चर बना सकता हूँ, आज की सोच की ट्रू स्टोरीज में। जबकि देखा जाए तो फरीदून, 2003 में मैंने सोचा था कि मैं सच्ची घटना पे और ट्रू स्टोरी पे कहानी बनाऊंगा, तब तो कोई भी नहीं सोचता था कि ट्रू स्टोरी पे पिक्चर बननी चाहिए था। तो मैंने तो तब सोच लिया था, तब मैंने तो नया बनने के लिए तब सोच लिया था कि मैं कुछ ऐसा करूं, वो मन में ऐसे ख्याल थे। तो यू कैन से दैट इट इज माय कॉन्शियस एफर्ट to actually make this picture, to make myself also alive, ये मैंने भी अपने आप को जिंदा किया है एक तरह से, समझना, मेरे अपने वजूद को एक दोबारा से रीसेंट करने के लिए, कि भाई मैं एक सतीश कौशिक हूँ, जिसको मैंने सालों साल इंडस्ट्री के अंदर कॉमेडियन की तरह मैंने छाप छोड़ी है। मैं कोई बेसिकली कॉमेडियन नहीं था असल में, मेरे को तो वो स्लॉट में डाल दिया गया, और उसको मैंने बहुत सहर्ष खुशी से एक्सेप्ट किया, निभाया, और उसमें सक्सेसफुल हुआ, पैसा कमाया, नाम कमाया, सब कुछ किया, पर शायद वो मैं असली सतीश कौशिक नहीं था, उसमें बहुत साल निकल गए, और असली सतीश कौशिक जो है, वो जैसे बोलते हैं ना, वो कागज पिक्चर में देखने को मिला। ये मेरा कॉन्शियस एफर्ट है, क्योंकि क्या है, जब हम इतना काम करने के बाद किसी एक्टर के पास जाएं, किसी हीरो के पास जाएं, समझे ना, तो वो सोचते हैं शायद ये पुराने ख्याल की पिक्चर लेके आएंगे असल में। तो अब उनके पीछे भागने के बजाय बशर्ते आप अपना ऐसा काम करो कि वो लोग आप पे विश्वास करें। और कहीं हम दोनों जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दोनों ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, हमारा एक दिल मिल गया, एक मत मिल गया, अब उनको जबरदस्त रोल मिल गया, मुझे जबरदस्त एक्टर मिल गया, और हम दोनों को एक जबरदस्त फिल्म मिल गई। जो एज जो है वो तो नंबर है, क्लिंट ईस्टवुड ने जिस तरीके का फिल्म सिनेमा वो बना रहे हैं, मतलब उम्र तो आई थिंक वो सब इट्स ऑल इन द माइंड। तो दैट इज हमारे यहाँ तो मानते हैं ना फरीदून, हमारे यहाँ तो सोचते हैं ना कि यार मैं आज 64 का हूँ, तो मेरे को तो पिछले कुछ 6-7 सालों से ऐसा हो रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा असल में। लेकिन मेरे भी यही ख्याल आते थे, और मैं वर्ल्ड सिनेमा में पूरे फेस्टिवल्स में ट्रेवल किया हूँ यार, क्लिंट ईस्टवुड या मार्टिन स्कॉर्सेसी 80 साल की उम्र में डायरेक्ट कर सकता है यार, अच्छा पॉजिटिव क्रिएटिव आदमी होता है, उसकी तो उम्र के साथ उसका माइंड और बेटर होता है असल में। पंकज भाई, मैं अभी एक इंटरव्यू करने के लिए गया था, और मैंने उनसे बोला कि प्लीज जल्दी से आप इंटरव्यू करिए, इन पर्सन इंटरव्यू था, बिकॉज मैं सतीश जी और पंकज त्रिपाठी का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, और पंकज त्रिपाठी आज के टाइम पे सुपरस्टार है। बोले हाँ हाँ बिल्कुल है। तो ये जो आपको एक सुपरस्टार आपको जो कहा जा रहा है आज के टाइम, और हर कोई इसको यूनानिमसली एग्री कर रहा है, कैसे देखते हैं आप? कभी आपने इमेजिन किया था कि आपको एक इस तरीके की पदवी मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। और मैं भी सुनता हूँ, वो बहुत सारे ऐसे रैंडम लोग जो, जैसे कागज एक लौती फिल्म है जिसका मुझे लगता है
1000 से ज्यादा लोगों ने रिव्यू किया होगा, हिंदी, तमिल, तेलुगु, असमिया, बांग्लादेश, न जाने कहाँ कहाँ से, पंजाबी में, हर लैंग्वेज में मैंने कागज का रिव्यू सुना। और अक्सर लोग ये ओटीटी सुपरस्टार है, ओटीटी सुपरस्टार बोलते हैं, मैं सुनता हूँ। ऑफ कोर्स मैं हम्बल और विनम्र महसूस करता हूँ, बट मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कोई एक दिन मुझे ये शब्द बोलेगा भी। बट यही लाइफ है ना, आप बहुत कुछ नहीं सोचते हो और होता है, लोग अब बातें करते हैं अपने आप में। तो मैं विनम्र महसूस करता हूँ, और मैंने इसके लिए कुछ एफर्ट किया नहीं है सिवाय ईमानदारी के और मेहनत के और अपने काम के प्रति सिंसेरिटी के। बाकी चीजें, मैं जब आता हूँ इंटरव्यू करने तो मैं प्रवचन ज्यादा करने लगता हूँ, मार्केटिंग कम कर पाता हूँ अपनी। कभी मैं बातचीत में खुद को बेच नहीं पाया, पता नहीं मैं कभी अपने आप को बेच नहीं पाया, लेकिन लोग खरीद कैसे लिए मुझे मालूम नहीं। हाँ, ये तो शायरी हो गई। नहीं, लेकिन देखिए, सिर्फ ओटीटी नहीं है। अगर स्त्री की बात करें, या फिर अगर लूडो अगर सिनेमा हॉल में रिलीज हुई होती, तो आई थिंक आपके किरदार को सीटियां मिली होती। हाँ, सिर्फ ओटीटी पे नहीं, वैसे भी थिएटर में भी लोग आपके काम को बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे स्त्री का टाइम याद है, मेरे एक दोस्त ने फिल्म देखी और वो बोला कि यार तो स्त्री में तेरी एंट्री हुई, जैसे आया, कोई सीन अभी शुरू नहीं हुआ, लोग सीटी मारे, हंसने लगे, तालियां बज गई। मुझे भरोसा नहीं हुआ, तो मैंने एक हफ्ते बाद में इन ऑर्बिट के किसी एक थिएटर में चुपके से, मुझे मालूम था 20 मिनट बाद वो सीन आता है, तो मैं 15 मिनट बाद घुस के पीछे खड़ा हो गया दरवाजे के पास, और वो सीन रिपीट हुआ स्त्री में, इन ऑर्बिट की बात है। मैं आया और वो लोग हंस दिए और सीटी पे एक आध लोगों ने सीटी बजाई, कुछ ने बोला कि अब मजा देगा, अब आ गया ये मजा करवाएगा ये। तो मुझे लगा यार दोस्त उसने बात सही की थी, और वो बड़ा ओवरवेलमिंग और बहुत आश्चर्यजनक रिएक्शन मेरे लिए था कि अगर किसी एक्टर के एंट्री पे लोग हंस दिए, मतलब उसके प्रीवियस काम का इफेक्ट है। ये काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तो अब शुरू होगा, कैरेक्टर आया है अभी। ये आपका दौर इसी तरीके से बखूबी चलता रहे। सतीश जी, हम लोगों ने, आपको याद होगा, जाने भी दो यारों के लिए एक इंटरव्यू किया था आपका। जी हाँ। वो भी एक सटायर थी। आपने यहाँ पर भी आपने सटायर के थ्रू आपने कहने की कोशिश करी है, ह्यूमर के थ्रू आपने बहुत ही संगीन सब्जेक्ट को, बहुत ही संजीदा सब्जेक्ट को आपने ह्यूमर के थ्रू आपने बीच बीच में आपने उसमें पेपर उसको किया है। कितना इंपॉर्टेंट होता है एक सटायरिकल फॉर्म को अपनाना? बिकॉज बहुत बहुत बार लोग कहते हैं कि बैक एंड फोर्थ होना चाहिए, मतलब लीनियर नहीं होना चाहिए, उसमें मल्टीपल उसमें लेयर्स होने चाहिए स्क्रीन प्ले में। लेकिन जो फॉर्म जो चूज कर रहे हैं आप, आई थिंक वो भी डिसाइड करता है कि किस तरीके का आपका स्क्रीन प्ले हो सकता है। देखिए, क्योंकि हमारा थिएटर से ताल्लुक रहा है, तो व्यंग जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना, हमने बड़े बड़े राइटरों को कई बार पढ़ा है कि जो होता है ना कि बड़े नाटक पढ़े हैं हमने, बड़ी किताबें पढ़ी हैं, जो तो उसके अंदर व्यंग जो है वो सीरियसली कहा जाता है। असल में व्यंग का मतलब, व्यंग होता ही सीरियस चीजों का है। जब हम बोलते हैं ना व्यंग की बात करते हैं, तो वो सीरियस, तो मैं जब कागज को सोचता था, तो मैं एक्चुअली मन में ये सोचता था कि मैं एक सीरियस कहानी सुना रहा हूँ। लेकिन अब हाँ, उसके अंदर पुट जो उसको जो तरीका है कहने का, वो बहुत लाइट है। बल्कि जाने भी दार, और इसके अंदर जाने भी दार भी मैंने लिखी थी, मैंने डायलॉग लिखे थे उस पिक्चर के। तो डायलॉग इस जाने भी दार, इसमें फर्क ये है, वो भी सिस्टम के ऊपर व्यंग था जबरदस्त, ठीक है ना, सोसाइटी इसके ऊपर था। ये भी वैसे ही है, वो शहर का था, ये गाँव का था, ठीक है ना, और ये गाँव की एक किरदार की कहानी थी। लेकिन वो थोड़ा स्लैपस्टिक था। ये आजकल के टाइम में, आजकल स्लैपस्टिक थोड़ा चलता नहीं है, तो ये रियलिज्म में ज्यादा था। तो मैं जब भी सोचता था कागज को, तो ये इसके अंदर मैं यही सोचता था कि मैं एक बहुत सीरियस कहानी सुना रहा हूँ। मैंने कभी भी कॉमेडी करने की, क्योंकि कई कॉमेडी करने की कोशिश ही नहीं की, जो होता चला गया सीरियसली बोला सबने। कोई ने, किसी ने कॉमेडी इफेक्ट के लिए तो डायलॉग बोला ही नहीं किसी ने कभी। कोई पूरी पिक्चर के अंदर के कॉमेडी करनी है तो इसलिए ये डायलॉग बोल दो। अगर वो फूल वाला भी आ रहा है और बोला भैया तुम्हारे लिए फूल लाए हैं, समझे ना, अरे कहते हम कागज में बने, कहते तभी तो कागज के फूल लाए हैं, ठीक है ना। तो वो अब वो सीरियसली बोल रहा है, वो थोड़ी कॉमेडी के हम कागज के फूल लाए हैं ऐसे थोड़ी ना बोल रहा है, ठीक है ना। तो वो कहानी, व्यंग में हमेशा कहानी जो होती है वो सीरियस होती है, और उसी को धार लेके चलना पड़ता है। नहीं अदरवाइज एक बड़ा 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 टफ सीन है इस पिक्चर के अंदर, जिसमें मैंने पहले बैकग्राउंड के साथ किया उसको। जब वो कंडोलेंस मीटिंग चल रही है ना, कि एक आदमी कागज में मर गया और गांव वाले कंडोलेंस के लिए आए, अब वो बहुत ही व्यंग्यात्मक सीधा, उसमें मैं ये दिखाना चाहता था, किसी आदमी के साथ प्रॉब्लम होती है ना, तो राय देने वाले बहुत आ जाते हैं।
अरे भैया ये ले लेते, अभी मेरे को एसिडिटी हो रही है, मैं डेली 6 दिन से 70 लोगों से सुन चुका हूँ, भैया ये ले लो यार, ये क्यों नहीं ले लेते यार, सुबह यार ये करो यार, गर्म पानी ले लो, अरे मुलट्ठी ले लो यार, ऐसा करो, उस डॉक्टर के पास। तो राय देना सबसे इजी काम होता है असल में। और गांव में चाय पीने के लिए आकर के एक आदमी जो कागज में मर गया, तो वो व्यंग है वो, पर किया कितना सीरियसली है। एक दो बार मैंने पूरा बैकग्राउंड टंग 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 ऐसे करके डायलॉग, मतलब डायलॉग्स में ना कॉमेडी करने की कोशिश की बैकग्राउंड वाले ने। मैंने कहा नहीं, निकाल दो इसको, ये बेशक स्लो चलने दो, लेकिन ये बातचीत होनी चाहिए असल में, इसके अंदर कोई कॉमेडी कोई भी एलिमेंट नहीं कर रहा, ना एक्टर कर रहा है, ना बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहा है। तो वही व्यंग का एक फॉर्म होता है असल में ना, जो अपने बड़े बड़े ग्रेट राइटर्स को कई बार सुना है तो या पढ़ा है हमने। व्यंग तो मेरे लिए तो सीरियस कहानी है, बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है कागज की असल में। नहीं, एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। पंकज भाई, हमने देखा है कि एक दौर था, संजीव कुमार साहब हैं, बलराज साहनी साहब हैं, अमोल पालेकर हैं, आम आदमी की कहानी इन्होंने किरदार बहुत अच्छे तरीके से बखूबी इन्होंने निभाए। फिर हमने वो भी दौर देखा है कि बच्चन साहब ने भी आम आदमी का रोल निभाया, लेकिन वो लार्जर देन लाइफ था। फिर उसके बाद सुपरस्टार्स का, खान का हुआ, तो वो भी एक लार्जर देन लाइफ, मोर और लेस लार्जर देन लाइफ ही था। सतीश साहब ने एक बहुत अच्छी बात करी कि आज के टाइम पे स्लैपस्टिक कॉमेडी शायद लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, मे बी एक रियलिज्म को लोग एक्सेप्ट बखूबी कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपके किरदारों को लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, रेडिली एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक रियलिज्म है आपके कॉमन मैन के किरदार के अंदर। आप क्या कहते हैं, ये ऐसा क्यों है कि आजकल लोग इस तरीके के किरदारों को इस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि रियलिज्म पे बेस्ड है? हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना फरदुम, की रिलेटेबिलिटी बढ़ जाती है। आप ज्यादा रिलेट करते हैं कि यार हाँ, इस आदमी को मैं कहीं देखा हूँ, या तो मेरे मेडिकल स्टोर में वो जो काम करता है ना, वो बंदा इसके जैसा है ना। तो जब कैरेक्टर रियलिस्टिक होते हैं तो ऑडियंस को ये महसूस होता है कि यार ये हमारे बीच का है, हमने इसको या तो शादी में एक ऐसे आदमी से मिले थे मौसी के यहाँ, या जानते हैं इसको, देखे हैं इसको। तो जैसे आप कैरेक्टर से ऑडियंस रिलेट करती है, रिलेटेबल बढ़ता है, तो ऑडियंस जुड़ जाती है आसानी से। उसको ये नहीं लगता है अरे ऐसा कहाँ होता है, उसको लगता है हाँ ऐसा होता है, ऐसे लोग तो मिलते हैं, मैं देखा हूं, मैं मिला हूं। तो इस वजह से वो ठीक है कि हमारे हिंदी कमर्शियल सिनेमा ने में एक बहुत ही कमाल का एलिमेंट है, वो है संगीत, सॉन्ग, कि हीरो हमारा गाता है, बट हम जिंदगी में कभी गाना नहीं गाते हैं। लेकिन वो एक फॉर्म इस रूप से गाते हैं जिंदगी में गाना, हम किसी रिचुअल में गाते हैं, या कभी घर में बैठ के गिटार पे लोग गा, लेकिन जो तो आज की ऑडियंस पूरा वर्ल्ड सिनेमा देख रही है, और जब उसको कैरेक्टर रियलिस्टिक या लगता है, तो रियलिस्टिक होने के पीछे कारण ये है कि वो रिलेट करती है कि यस आई नो, ऐसे आदमी को जानता हूं या ऐसा होता है, तो कनेक्ट बढ़ जाता है अपने आप उससे ज्यादा। फिर आप ऑडियंस को उंगली पकड़ाना होता है ना, किरदार एक्टर का काम है या डायरेक्टर का, कि ऑडियंस को एक उंगली पकड़ा दो कि भाई इनके दुख में आपको दुखी होना है और इनके सुख में आपको सुखी होना है। तो अगर कैरेक्टर रिलेटेबल हो तो उंगली बहुत आसानी से पकड़ लेती है ऑडियंस, आई थिंक। मुझे एक बहुत ही दिलचस्प सीन इसमें लगा, वो जो जिस तरीके से वो भगत सिंह को आपने जो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है ना, आई थिंक इट्स अ रिमार्केबल सॉर्ट ऑफ आइडिया इन इटसेल्फ, बिकॉज भगत सिंह का जो उन्होंने किया था, वो आई थिंक पूरे इंडिया के लिए एक प्रेरणा के तरीके से है कि दैट ही स्टूड फॉर द एंटायर कंट्री इन टर्म्स ऑफ लाइक अ प्रोटेस्ट। लेकिन यहाँ पर एक आदमी अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहा है सिर्फ इसलिए कि भाई मुझको अरेस्ट कर लो, या फिर मैं जिंदा हूं, मुझे जिंदों में शामिल कर लो। वो आपने कंसीव कैसे किया उस सीन को, और कुछ क्या आपके माइंड में डाउट्स थे कि यार ये बहुत बड़ा ओकेजन है जो भगत सिंह का है, वो हर कोई जानता है उसके बारे में, तो कहीं इट कैन इजीली गो रॉन्ग बट इट डजंट। सो डिड यू हैव एनी एप्रीहेंशन या कुछ डाउट्स व्हाइल राइटिंग इट? एक्चुअली शायद आपको पता नहीं, ये वो जो रियल आदमी है लाल बिहारी मर्तक, उसकी सच्ची घटना का सीन है ये, कि उसने विधानसभा में पर्चे फेंके थे, ठीक है ना। और लाल बिहारी और हमारा कैरेक्टर जो भरत लाल है, ये पिक्चर के थ्रू जो है ना, ये थोड़ा सा मतलब बुद्धि वाला आदमी भी हो गया बहुत। इसको भी पता है कि इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है, यू नो, जैसे कोर्ट के अंदर वो जबरदस्त स्पीच देता है, इमोशनली आपको लगता है ये रो पड़ा है कोर्ट, लेकिन बाद में कहता है हमने जानबूझ के किया है ताकि सारे गिरफ्तार करेंगे। तो ये ना चालाक हो चुका था तब तक, ठीक है ना। तो इसको पता था कि अगर मैं कोई ऐसा कांड करूंगा जो साला विधानसभा को हिला दे, ठीक है ना, तो वो तो मेरे को पता था। लेकिन भगत सिंह, यस मैं राइटिंग में लेके आया उसको,
भगत सिंह में लेके आया तो कहीं वो हमारे ना हिंदुस्तानियों के बीच में हमारे ये है कि यार पर्चे एक बार फेंके गए थे वो, है ना, विधानसभा में, वो पर्चे जो फेंके गए थे उसको कहीं मैंने रिलेट कर दिया। एक पर्चा भगत सिंह ने फेंका था और एक पर्चा भरत लाल ने फेंका। भरत लाल, मैंने इसका लाल बिहारी से भरत लाल क्यों नाम क्यों रखा, एक्चुअली तो लाल बिहारी भी रख सकता था ना, बिल्कुल रियल आदमी पे, पर मैंने थोड़ा सा नाम के साथ थोड़ी सी मैंने लिबर्टी ली। मेरे को लगा भरत लाल, भारत का लाल लगेगा, भारत का लाल मरा हुआ, उसमें लाइन होता है ना, भारत का लाल वो भी मरा हुआ, लाल है भारत का यार पर मरा हुआ है। तो भगत सिंह का लाना जो है ना मेरे लिए इट वॉज जस्ट एन इमेजरी के जो सेम भगत सिंह के साथ वो कहते हैं भगत सिंह को फांसी दी थी, उसने भी गलत किया था, मेरे को भी फांसी दो, मेरे को मरो, मेरे को गिरफ्तार कर लो यार, क्योंकि उसका मकसद था कि मेरे को क्रिमिनल बना के जेल में डालो, मेरे लिए FIR लिखो और बोलो, मेरा नाम तो लिखो वहां पर, उसका पूरी जद्दोजहद, आई थिंक दैट वाज क्लाइमेटिक सीन। पर वो थिया उसकी रियल लाइफ से अडेप्ट करके हमने उसको भगत सिंह, बल्कि देखो जबकि ऐसे विधानसभा में होता नहीं है, पर मैंने इमेजरी के लिए पीछे लाल बहादुर शास्त्री की फोटो, राजेंद्र प्रसाद की फोटो को वो जान करके ऐसे रखी मैंने, अदरवाइज कोई पेंटिंग ऐसे नहीं रखेगा। पर मैं वो एक नेशनलिस्टिक कि हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते हुए, जनगण गाते हुए हम बड़े हुए हैं, उसका इम्पैक्ट आने के लिए ये दो एलिमेंट डालना बहुत जरूरी था। और भरतलाल तब तक इतना चालाक और ये हो चुका था कि यार ये जो बोल रहा है ना, ये भी जबरदस्त बोल रहा है, बड़े दिल से और पैशन से, लेकिन उसको रिलेट सही करा रहा है लोगों को कि जो जैसे भगत सिंह ने किया था हमने भी वही किया, तो हमको भी फांसी दो यार, हमको भी जेल में डालो, तो दैट इज हाउ इट गॉट रिलेटेड। और देखा जाए तो यार मतलब उन्होंने इंडिया की एग्जिस्टेंस की बात की थी, है ना, कि इंडिया एग्जिस्ट करता है, ये इसको आजाद करो, और ये भी अपनी आजादी की तो बात कर रहा है असल में। पंकज भाई, आज के टाइम पे हर कोई आपके साथ में काम करना चाहता है जी, और आपने कहा है कि आप मार्केटिंग और बात करने में थोड़ा सा शायद आप उतना सक्षम नहीं हो पाते हैं एट टाइम्स। सतीश जी ने कमाल का काम किया हुआ है, बहुत सा कमर्शियल भी काम किया हुआ है, लेकिन हर किसी को इसका अंदाजा है कि जब भी सतीश जी को मौका मिलेगा तो वो कमाल करके दिखाएंगे, जैसे कि कागज में उन्होंने करके दिखाया। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आज के टाइम पे, मैंने आपसे जब सेक्रेट गेम्स के लिए मैं मिला था तो आप कह रहे थे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मैं बिल्कुल रिलैक्स भी नहीं कर पा रहा हूँ, छुट्टी पे भी नहीं जा पा रहा हूँ। एक बिजी एक्टर के लिए जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में है, किसी भी प्रोजेक्ट को मना करना कितना इंपॉर्टेंट है ताकि वो एक अपनी जो एक ऊर्जा है उसको सही दिशा में लेके जा सके, बिकॉज अल्टीमेटली जज तो आपको इसी से किया जाएगा जो आपकी फिल्में या चीजें पसंद की जाएंगी या ना पसंद नहीं। हाँ, बहुत मुश्किल है मेरे लिए ना करना। मेरे लाइफ में, मेरी जिंदगी में ना का बड़ा कम स्पेस है, मैं ना नहीं कर पाता हूँ। और अब तो समय नहीं है, 2021 का कैलेंडर पूरा मेरा जा चुका है, मतलब 2022 अब जनवरी फरवरी की डेट की बात हो रही है, बट मेरे लिए ना करना बहुत मुश्किल है। तो मैं कई बार अब डेट का इशू बताता हूँ कि जेन्युइनली मैं हर बार, जैसे कल ही एक बहुत बड़े मेकर की बहुत बड़ी फिल्म का ऑफर आया और मैंने बोला यार डायरेक्टर का नंबर दे दो, मैं खुद सामने से उनको फोन करके समझा दूंगा कि वाया मीडिया हो सकता है कुछ गलत भी बात पहुंचे, तो एटलीस्ट उनका नंबर भेजो, मैं बता दूंगा परेशानी क्या है, कि मेरे पास एक हफ्ते का भी समय, एक वीक भी नहीं निकाल पाऊंगा। सो यस, मेरे लिए ना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब ऐसे पेशे में है कि यार एक सर्टेन टाइम पे एक ही काम कर सकता हूँ, 30 दिन में 30 ही दिन होते हैं। सो मैं जैसे तैसे मैनेज करता हूँ और बहुत ही विनम्रता पूर्वक मना करता हूँ कि मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। बाकी तो मैं कई बार समय रहा तो, और मुझे बहुत कई बार ऐसा हुआ है, शायद आगे भी होगा, कि कहानी कई बार मुझे थोड़ी औसत लगती है तो भी मुझे लगता है लोग अच्छे हैं ना, लोग, टीम, कंपनी अच्छी है, मजा आएगा इनके साथ, कहानी तो ऊंच नीच थोड़ा चलता ही है, और किसको मालूम है कि कौन सी कहानी वर्क कर जाएगी और कौन नहीं करेगी। सो हम जज करते कि यार ये कमाल कहानी है, कई बार हमारी कमाल कहानी वर्क नहीं करती है और कई बार दिखने में या सुनने में एवरेज कहानी वर्क कर जाती है। सो मैं जीवन को बड़ा ऑर्गेनिक लेता हूँ, कैरियर भी मेरा ऑर्गेनिक बना है, मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, सो आगे भी प्लान नहीं करता हूँ। सतीश जी, मैं आपसे अभी 2-3 साल पहले गोवा में मिला था फेस्टिवल में और मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि सतीश जी आपने इतना आपने वेट लूज किया है। अपरेंटली लॉकडाउन में आपने काफी बिंज मतलब आपने काफी खाया हुआ है, काफी है, लेकिन मुझे बड़ा कमाल का आपका वो लगा था कि जिस तरीके से आपने वेट लूज किया था। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फाइन राइटर एंड डायरेक्टर, आप एक बहुत हंग्री एक्टर भी हैं सतीश जी।
स्कैम में हमने देखा जिस तरीके से आपने जो काम आपने किया है, कमाल का काम है। इवन इवन कागज में भी आपका आपका बहुत आपका खूबसूरत काम है। कितना इम्पोर्टेंट है आपके अंदर के एक्टर को जिंदा रखना और कुछ ना कुछ नया तलाश करना? क्या है फरीदुल, मैं एक्टिंग को रैलिश करता हूँ सर। बेसिकली तो एक्टर हूँ ना, एक्चुअली देखा जाए तो पहले तो हम एक्टर बनने आए थे, यू नो, और एक्टिंग के अलावा कुछ सोचते भी नहीं थे कि कुछ और बनना है। पर 80s में जब आए हम, लेट मतलब लेट 90s 79 में आया था यहाँ पर NSD से, तो उन दिनों में हमारी जैसी शक्ल वालों को कोई देखता भी नहीं था, लेकिन काम करना था। काम क्या करें यार, कुछ काम तो करना पड़ेगा। नाटक वाटक डायरेक्ट किए थे और फिर मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। तो असिस्टेंट डायरेक्टर बने तो मतलब वो चस्का बड़ा अच्छा लगा। फिर पता चला कि यार ये कैमरे के पीछे जो आदमी खड़ा होता है ये बड़ा पावरफुल है यार, ये साला सब कुछ डिक्टेट कर रहा है, सबको डिक्टेट कर रहा है। इसको एक्टिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, इसको म्यूजिक के बारे में भी पता होना चाहिए, इसको साला लाइटिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, इसको स्क्रिप्ट, मतलब ये पावरफुल पोजीशन है असल में। तो वो कहीं अट्रैक्ट कर गई आपको और काम मिल नहीं रहा था, तो वो एज एन असिस्टेंट। अच्छा फरीदुल, मैंने लाइफ में ये किया कि मेरे को जो काम मिला ना, मैंने तन मन धन से किया, मतलब ईमानदारी से किया। मैं बल्कि बॉम्बे में जब आया हूँ 79 नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होने के बाद मैंने 1 साल जो है एक टेक्सटाइल मिल में कैशियर की नौकरी की है, अंधेरी ईस्ट में, प्रीमियर टेक्सटाइल मिल्स। जो आजकल आप डी डेकोर के बोर्ड देखते हो ना, ये जो ये ना, ये इनकी रिश्तेदारों की अरोड़ा, बनारसी अरोड़ा की कंपनी थी। 1 साल मैंने कैशियर का काम किया है, और वो कैशियर का काम भी और उस कंपनी में टेक्सटाइल मिल में मैंने इतना जबरदस्त काम किया, दे वर सो इम्प्रेस्ड विद मी। वो मेरे को भेजना चाहते थे अपनी पूना वाली फैक्ट्री में, समझे ना, वहां पर, कि आप यार कर दो और आपकी तनख्वाह बढ़ा देते। मैंने कहा सर मैं इसलिए नहीं आया हूँ, मैं तो 1 साल एक्चुअली बॉम्बे से मेरे को हैंडशेक करना है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। 1 साल कम से कम मैं, और मैं इस सड़कों पे भूखा मरने की कहानियां नहीं सुन सकता भूखा, मतलब मेरे को 400 रुपए की नौकरी थी वो मेरी, 400 रुपीज मिलते थे मुझे, यू नो। तो वो मेरे को कम से कम मेरे को सिक्योर करता था, रात को पृथ्वी थिएटर बैठने में हौसला आ जाता था असल में, और नाटक करने शुरू किए थे। तो मैंने जब काम किया ना, मैंने बहुत शिद्दत से किया। तो असिस्टेंट का काम शिद्दत करते करते मैं उसमें प्रोफेशनल हो गया, और सहज स्कूलिंग भी शेखर कपूर जैसे डायरेक्टर के साथ हुई, जावेद अख्तर जैसा राइटर, उनके साथ स्क्रिप्ट बैठने को मिली, बोनी कपूर जैसा प्रोड्यूसर मिल गया, अनिल कपूर जैसा दोस्त मिल गया, पीछे से अनुपम खेर आ गया, यू नो, अच्छे लोगों के साथ, नादिरा बब्बर के साथ काम किया, जो हमारी दोस्त बहन, हमारी सब कुछ। तो ये कई बार क्या है, लोग भी आपकी जिंदगी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं असल में। आपके आसपास के लोग जो आपको चाहते हैं, आपको दिल से चाहते हैं, वो भी आपके टैलेंट में, आपका टैलेंट तो होता ही है, पर आसपास कई बार ऐसे कंट्रीब्यूशन सब लोगों का होता है आपकी जिंदगी में। तो कई मेरे को, मैं बड़ा किस्मत वाला कि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे चाहा और जिन्होंने मुझे टैलेंट मेरे पैर पर, जावेद अख्तर जैसे मेरे को हमेशा बोलते थे, मैं असिस्टेंट होता था और बोलते सरकार आप बड़े डायरेक्टर बनेंगे, चिंता मत कीजिए, अरे छोटी मोटी पिक्चर में, वो तो उनका कॉन्फिडेंस था, ये छोटी मोटी पिक्चर मत पड़िए, आप हिंदुस्तान, आप क्या चालू चपाट कमर्शियल पिक्चर बनाइए आप। और पंकज भाई, क्रिमिनल जस्टिस को बहुत कमाल का रिस्पॉन्स मिला है सीजन 2 को। खैर रिव्यूज और रेटिंग्स तो जबरदस्त है, बट एट द सेम टाइम एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ है मैरिटल रेप को लेके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और बार बार उसमें आपके आपको रेफरेंस उसमें में दिया जा रहा है। अगर किसी अपने आर्टिस्टिक वर्क से अगर आप कुछ सोशल चेंज कुछ हद तक अगर ला पाए, एज एन आर्टिस्ट कितना सेटिस्फाइंग होता है? बहुत बहुत। आप सोशल चेंज ना भी ला पाए, एटलीस्ट बातचीत शुरू हो जाए ना, तो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, और वो पर्पस सॉल्व हो गया। कि किसी भी मुद्दे पे बदलाव होने के पहले पहले डिस्कशन होता है, बातचीत होती है। कि डोमेस्टिक अब्यूज एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हम बात ही नहीं करते थे। सो बातचीत हो रहा है, उसमें कुछ लोग सपोर्ट भी करेंगे, कुछ विरोध भी करेंगे, बट कम से कम बातचीत तो हो रही है। जब बातचीत करेंगे तभी बदलाव होगा किसी भी प्रकार का। सो हम पूरी टीम एक्सट्रीमली हैप्पी हैं। कल ही मेरी समीर नायर सर से बात हो रही थी, अपूर्व इसरानी से, कि कम से कम क्रिमिनल जस्टिस के बाद से इस पे बात हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं। सो और यस, किसी भी कहानी के पीछे एक पर्पस, मकसद तो होता ही है। कि कागज कितनी खूबसूरती से सिस्टम के बारे में बात करती है कि सिस्टम कैसे काम करता है। और वो मीता जी का कैरेक्टर, इसमें भी मीता जी हैं, क्रिमिनल जस्टिस में भी हैं, वो बोलते हैं कि यार गलती सुधारने में दिक्कत नहीं है, गलती स्वीकारने में दिक्कत है। कि अगर सुधारेंगे मतलब स्वीकारेंगे कि हमने किया था गलती।
तो एक क्या बात लाइन है। है सिस्टम के बारे में बयान कर देती है कि सिस्टम अपनी गलतियों को इसलिए नहीं सुधारता है क्योंकि सुधारना मतलब स्वीकारना। सतीश जी, पंकज त्रिपाठी जी के बारे में एक ऐसी चीज जो हर एक्टर में जरूर होनी चाहिए, टैलेंट। कागज के लिए मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट क्या था और किससे मिला आपको? बोनी कपूर ने मुझे बड़ा अच्छा एक मैसेज भेजा था मुझे कि सतीश, यू हैव गॉट respect which you deserved all the time in the industry. How Satish Kaushik the actor helps Satish Kaushik the director in understanding the psyche of the actor I'm working with, you know. I'm very calm with actors, you know. तो मेरा एक्टर जो है वो एक्टर को डायरेक्ट करने में बहुत मदद करता है. A role of yours that you had never thought you could play. मेरी एक इंग्लिश फिल्म थी ब्रिक लेन. मेरे को लगता है मुझे बड़ा अच्छा काम किया था और मुझे बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड उसके बहुत रिव्यूज मिले थे. आज का टाइम होता तो मेरा एक्टर स्टेटस कुछ और ही होता. उन दिनों में फेसबुक वगैरह ये सब चीजें डिजिटल मीडियम था नहीं. पर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में या मैं जहां भी गया हूँ, लंदन फिल्म फेस्टिवल में, द काइंड ऑफ अपलॉज आई गॉट व्हेन आई केम ऑन टू द स्टेज. आई रिमेम्बर कि वो मैंने लेस्टर स्क्वायर में ओडियन थिएटर है वहां पर जब ब्रिक लेन का प्रीमियर हुआ था और मैं जब स्टेज पे आया तो द काइंड ऑफ अपलॉज आई गॉट, देयर वर टीयर्स इन माय आईज दैट यू नो एक करोल बाग गली का लड़का जो है वो आज लेस्टर स्क्वायर के थिएटर के अंदर. तो आई थिंक ब्रिक लेन वाज समथिंग व्हिच वाज ब्रिक लेन रोल वाज अमेजिंग फॉर मी. If you could live with any of your filmy characters, whom would you want to live with? पप्पू पेजर. ये तुम लोग घबराने का नहीं, समझा क्या? आज पप्पू पेजर को भारी आदमी पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा. Which, according to you, was your most difficult role till date? Scam. It was a very small role, and I was amazed. I had a great time working in the Ansel Mehta. I didn't know how to do this, but I must tell you, I must confess in front of Pankaj. You know, you in your life you learn a lot from other people. पंकज के साथ काम करते करते कुछ मैं जब स्कैम का रोल कर रहा था तो मैंने सोचा पंकज करता है ये रोल छोटा सा तो कैसे करता. तो आप अगर देखोगे तो उसके अंदर जो मैंने सहजता दिखाई है वो पंकज त्रिपाठी से सीखी है मैंने. वो जो मैंने नहीं तो हाँ ना वो मैंने वहां से जो कि वो काम कंपोज्ड जो कैरेक्टर था ना तो उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त आया कि मैं तो सोचा नहीं था छोटे से रोल के अंदर लोग मेरी इतनी तारीफ करेंगे. अरे कमाल. पंकज जी, आपको इसके बारे में पता था? नहीं, मुझे मालूम नहीं था. Something about Bollywood that has changed over the years you wish had not changed. I think हमारे ना थोड़ी सी एक कमी है, थोड़ी सी हमें ना अपने बड़े लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो थोड़ी रिस्पेक्ट की कमी है. आपकी बॉडी ऑफ वर्क की जो है ना वो थोड़ी कमी है. आपके बॉडी ऑफ वर्क को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, आपको आउटडेटेड बोल दिया जाता है. सतीश जी, अगर इन फॉलोइंग लोगों से अगर आपको सवाल पूछना है तो आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? आप पंकज त्रिपाठी से आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? पंकज से तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि भैया जैसे हो बस वैसे ही रहना. बिल्कुल सवाल नहीं है, सलाह है. गोविंदा जी से अगर आपको सवाल पूछना चाहेंगे तो भैया वापस आ जाओ यार, तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है यार. सवाल नहीं, इच्छा है. सलमान खान से जो प्रोड्यूसर भी हैं, जो प्रेजेंटर हैं इस फिल्म के, भाई अगली पिक्चर भी प्रेजेंट कर दे यार. भाई साथ होता है तो और कॉन्फिडेंस आता है यार. यू नो सलमान खान, मैं तो प्राउड फील इसलिए करता हूँ क्योंकि एक मैंने तेरे नाम बनाई उनके साथ और एक मैंने कागज बनाई उनके साथ. तो हमारा ट्रैक रोड अच्छा है. मैं कई बार ट्विटर पे बोलता हूँ कि भैया अब हैट्रिक कब दोगे सब में. तो मे भी हो सकता है सलमान खान, पंकज त्रिपाठी, सतीश कौशिक करिए. इन फॉलोइंग लोगों को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें वन वर्ड में तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डेविड धवन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे वन वर्ड में? A person who gave me my commercial identity as an actor. दीपिका पादुकोण. I think most elegant female girl actress. आलिया भट्ट. Superbly talented. प्रतीक गांधी. He's a man of the crowd. सतीश जी, अगर इन फॉलोइंग सेंटेंसेस को प्लीज अगर आप कंप्लीट करना चाहें. A role of mine that I still can't get out of my mind is Chanu Ahmed, Brick Lane. Something that every actor should do at least once in their career is play themselves. One thing I don't like about Bollywood is I love everything about Bollywood. I love film business. What is the best compliment जो आपने रिसीव किया है कागज के लिए और किससे? एक सीनियर आईपीएस ने मुझे फिल्म देख के फोन किया और बोले कि पंकज तुम्हारी फिल्म पति पत्नी दोनों ब्यूरोक्रेट्स हैं वो, कि यार तुम्हारी फिल्म देखते हुए मुझे लगा कि हमें और बेहतर होने की, हमें और सेंसिटिव होने की जरूरत है कि हम कई बार
बड़े केसेस, बड़े मामले में एक छोटे आदमी की फरियाद को लगता है कि बहुत छोटा है यार, इसका क्या है, मतलब इसको रहने दो। तो हमें लगा कि नहीं, हमारे लिए जो छोटा केस होगा किसी के लिए बहुत बड़ा केस होगा। तो बतौर ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर, हमें और सेंसिटिव होने की जरूरत है। ये फिल्म तुम्हारी सिखाई। वो दोनों पति पत्नी मुझे ये बात बताए। तो कागज के भरत लाल से अगर आपकी मुलाकात हो तो आप क्या बात करेंगे उनसे? मैं कुछ नहीं, कैसे हैं आप, कैसे हैं, हाँ यही पूछूंगा। उनको योगा प्राणायाम सिखाऊंगा कि थोड़ा सब हो गया तो अब थोड़ा योगा प्राणायाम पे फोकस करो। सरकारी कामकाज के बारे में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद? वहाँ काइंडनेस, हम सिर्फ पेपर की बात करते हैं। हम कभी भी जो हमारी कहानी कहती है कि इंसान के बदन में लहू दौड़ता है या कि कागज में दौड़ता है, तो एक एम्पैथी, एक काइंडनेस होना चाहिए सरकारी दफ्तरों में। उसकी कमी दिखती है अक्सर। मुंबई में बहुत से एक्टर्स आते हैं हर रोजाना के हिसाब से। अगर आपको कुछ एडवाइस देनी हो जो नए एक्टर्स, जो नए लड़के लड़कियां बॉम्बे में आ रहे हैं, आप क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे? सिंसियर रहें, हार्डवर्क करें और अपने क्राफ्ट पे काम करें और किसी भी प्रकार की गॉसिप पे भरोसा ना करें। मेरी जर्नी, मेरी यात्रा, मैं ना किसी कैंप में हूँ, ना मैं किसी के पार्टी में जाता हूँ, ना मैं किसी को कहीं से मैं उसको पॉलिसिंग करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी, डेडिकेशन, हार्डवर्क और अपने क्राफ्ट और टैलेंट के बदौलत जो भी बना हूँ वो बना हूँ। तो भ्रम में ना पड़े, अपनी मेहनत, ईमानदारी पर भरोसा रखें, गुड ह्यूमन बीइंग बने। ये हमारा फर्ज है कि हम अपने सीनियर का कद्र करें। तो अच्छा इंसान बनो और ईमानदारी से मेहनत करो, बाकी कुछ नहीं। ऐसा क्या है जो आप बहुत दिनों से करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बिजी शेड्यूल के रहते आप नहीं कर पा रहे हैं? मुझे एक इंस्ट्रूमेंट सीखना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है और वो बहुत दिन से लगा हुआ था, बट फाइनली अभी सीख रहा हूँ। पंकज जी, आपके बॉलीवुड करियर का एक ऐसा मोमेंट जहां आप सबसे बड़े धर्म संकट में फंस गए थे? वो तो कई बार आते हैं ना, कई बार आते हैं। आप शूटिंग पे पहुंच गए, पता चला कि गुरु गड़बड़ चल रहा है, कुछ कहानी कहीं और जा रही है, चाहे ये फिल्म पता नहीं क्या बन रहा है, तो लगता है कि अब क्या करोगे, आप तो गए हो, अब कमिटमेंट है, पूरा करना है इसको। तो वहां हम मजा खोजने लगते हैं। धर्म संकट में नहीं रहता हूं मैं मुझे मालूम है कि अगर कंटेंट नहीं बदल सकता हूं तो कॉन्टेक्स्ट बदल देता हूं। सो मैं वहां कुछ और ढूंढने लगता हूं कि आप कभी भी ढूंढोगे ना तो हर जगह अच्छी चीजें मिल जाएंगी। पंकज जी, सतीश कौशिक जी में ऐसा क्या खास है जो कि और डायरेक्टर्स से मुख्तलिफ है? सर बहुत ही सेंसिटिव है, कमाल का विजन है। और सबसे बड़ी बात है ना कि अभी कुछ देर पहले पिछले इंटरव्यू में बोल रहे थे कि यार मैं अपने असिस्टेंट को, अपने ड्राइवर को कई बार सॉरी बोल चुका हूँ। तो ये बहुत बड़ी बड़प्पन है कि अभी उन्होंने बात इसी इंटरव्यू में बोला कि स्कैम करते हुए उन्होंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि पंकज कैसे करता। तो ये आप इनको बड़ा आदमी बनाती है ना, ऑफ कोर्स, कि हम दूसरों के प्रति कितना सोचते हैं। मुझे भी याद है, मैं अपने असिस्टेंट को या किसी को, कई बार हम एक्टर होते हैं, किसी जोन में होते हैं चलते हुए, और किसी ने मुस्कुरा के हेलो किया, हम रिप्लाई नहीं दिए, याद ध्यान में नहीं आया। मुझे लंच ब्रेक में याद आता है कि यार मैं स्टूडियो में आ रहा था तो गेट पे वो बंदा शायद मुस्कुरा के मुझे हेलो किया था। अब लंच ब्रेक में मैं उसको खोजता हूँ, बोलता हूँ हेलो यार, मैं उस समय तुम्हें रिप्लाई नहीं किया था ना। वो बोलता है नहीं सर, नहीं आपने किया था। मैं बोला अच्छा, मुझे लगा कि मैं नहीं किया हूँ तो सॉरी, मैं किसी और जोन में था। That's really commendable. इन फॉलोइंग लोगों के बारे में आप, ऐसा क्या है जो कि आप बहुत पसंद करते हैं? अनुराग कश्यप के बारे में आप क्या पसंद करते हैं? बहुत ही ब्रेव डायरेक्टर हैं और रिस्क खूब लेते हैं फिल्म मेकिंग में। दिव्येंदु के बारे में आप क्या पसंद करते हैं? देवेंदु का ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है। जब भी वो समाज में आसपास किसी कैरेक्टर को देखता है, विद इन सेकेंड उसको ऑब्जर्व कर लेता है और परफॉर्म भी करता है कि देखो वो कैसा कर रहा है। रसिका दुग्गल जी के बारे में आप क्या पसंद करते हैं? रसिका जादूगर, मैजिकल है। वो जब पर्दे पे आती है ना, वो धीरे से मुस्कुराएगी और कुछ जादू कर देती है। ऑलराइट, इन फॉलोइंग सेंटेंसेस को प्लीज कंप्लीट करिए पंकज जी। मेरे 2021 के लिए संकल्प है, ये है कि इस साल मैं थोड़ा सेहत पे ध्यान दूंगा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लूंगा और ठीक ठाक फिल्में करूंगा। ओके, सलमान खान का नाम जुड़ते ही कागज को बहुत हेल्प हुई क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार हैं और उनके होने से हम फिल्म को सिर्फ सपोर्ट मिला, हौसला मिला और बजट भी मिला।
मुझे याद है कि जब इसके बैनर आने के बाद सतीश सर ने क्राउड बढ़ा दिया, बोलते हैं हालांकि हम लोग कागज क्यों सर, कागज गए थे हम लोग फ्लोर पे तो छोटी ही फिल्म थी, लेकिन बनते बनते बहुत बड़ी हो गई। इनफैक्ट बहुत सारी क्राउड के शॉट फिल्म को थोड़ा क्रिस्प करने के लिए, वरना ऐसे ह्यूज शॉट है जिसमें 2,000 क्राउड दिखता है, जो इस्तेमाल भी नहीं हुआ है फिल्म में।